सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे करंट अफेयर्स की सीरीज, प्रीलिम्स डे की सीरीज। और आज हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स के क्विज पर। आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, ठीक है। क्योंकि अब जो ये हमारा इनिशिएटिव है, ये हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में हम क्वेश्चन दिखाते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन देखने हैं तो आप हिंदी में भी देख सकते हो, इंग्लिश में भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमने डिफरेंस किया है। तो जो भी आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखे, पहले आपको वीडियो पॉज करनी है, अपना आंसर लगाना है और उसके बाद अपना आंसर देखना है। और इसके अलावा जो भी लास्ट में आपका 10 क्वेश्चंस का स्कोर हो, उसको स्कोर बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है, ठीक है। तो इसी से आपकी जो है डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चंस का जो अमाउंट है वो कंप्लीट होता जाएगा। इसी तरीके से हमारे साथ करते जाओ। महीने में ये भी नहीं है कि भाई 3-4 छुट्टियां होती है बस, तो मतलब ऐसा है कि 3-4 दिन ही महीने में नहीं करवाते हैं। तो बस इसी तरह से जुड़े रहो। वैसे तो लगभग डेली बेसिस पे होता है हमारा ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसके बारे में? लूसिज्म के बारे में। लूसिज्म के बारे में हमें बताना है और हमें 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं कि ये जो है पिगमेंटेशन को अफेक्ट करता है, जो भी एनिमल स्किन, फीदर, स्केल्स या फर की होती है। दूसरा बोल रहे हैं ये जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। और तीसरा बोल रहे हैं इसमें कंप्लीट एब्सेंस हो जाती है पिगमेंटेशन की, ठीक है। इसी तरीके से हमारा इसको हिंदी में भी दे रखा है। लूसिज्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहले है लूसिज्म किसी जानवर की त्वचा, पंख, तराजू या फर के रंजकता को प्रभावित करता है। लूसिज्म कोई आनुवांशिक स्थिति नहीं है, इसे रंग द्रव्य की पूर्ण अनुपस्थिति हो जाती है इसमें, ठीक है। तो ये 3 स्टेटमेंट हमें बताने हैं, ठीक है। हम अपना आंसर देख लेते हैं। तो भाई देखो, ल्यूसिज्म में क्या होता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिख रखी है कि भाई ल्यूसिज्म में जो है पिगमेंटेशन अफेक्ट हो जाती है एनिमल की स्किन की, फेदर्स की, स्केल मतलब जो स्केल्स हैं उसकी और फर की, ठीक है। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। सेकंड बोल रहे हैं ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, जेनेटिक कंडीशन नहीं है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये एक जेनेटिक कंडीशन है, ठीक है। ये एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें पिगमेंटेशन इफेक्ट होती है, ठीक है। थर्ड बोल रहे हैं कि इट कोजेज अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ पिगमेंट। देखो एक चीज ध्यान रखना, ल्यूसिज्म में होता है पार्शियल एब्सेंस ऑफ पिगमेंट्स। इसमें क्या होता है? पार्शियल एब्सेंस ऑफ पिगमेंट, पार्शियल एब्सेंस ऑफ पिगमेंट्स, ठीक है। पार्शियल एब्सेंस हो जाता है पिगमेंट्स का। लेकिन एक और आपने नाम सुना होगा एल्बिनिज्म, ठीक है, एल्बिनिज्म। इसमें कंप्लीट एब्सेंस हो जाता है। अगर कंप्लीट एब्सेंस की बात करें तो कंप्लीट एब्सेंस जो है वो एल्बिनिज्म में होता है, ना कि किसमें? ल्यूसिज्म में। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग है कि इसमें कंप्लीट एब्सेंस हो जाता है पिगमेंटेशन का। नहीं, 2 बीमारी आपने नाम सुनी होगी, एक ल्यूसिज्म और एक एल्बिनिज्म, ठीक है। ल्यूसिज्म में पार्शियल एब्सेंस होता है पिगमेंट का, एल्बिनिज्म में कंप्लीट एब्सेंस हो जाता है पिगमेंट्स का, ठीक है। और ये भी एक जेनेटिक कंडीशन वाली ही डिजीज है, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। और हमें बताने किसके बारे में? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो आप सभी को पता है करेक्ट तो इसमें से केवल और केवल एक ही स्टेटमेंट है, ठीक है। करेक्ट तो इसमें केवल एक ही स्टेटमेंट है। ये देखो भाई, ये क्या है? अगर आप क्या नाम लेते हैं, अगर ह्यूमंस में लूकिज्म और एल्बिनिज्म के केसेस देखोगे ना, तो ये इस टाइप के हैं। लूकिज्म में क्या होता है, कुछ मतलब कहीं कहीं पे पैचेस हो जाते हैं। ये भी एक एक्वायर्ड कंडीशन है, आइज़ को अफेक्ट नहीं करती है। अगर ह्यूमंस में ये होती है, कुछ पार्ट्स को ही अफेक्ट करती है, ठीक है। ऑटो इम्यून से एसोसिएटेड है, ये भी ऑटो इम्यून से एसोसिएटेड, लेकिन ये ऑटो इम्यून से एसोसिएटेड नहीं है। ये वोल बॉडी को अफेक्ट करती है। मैंने बताया ना, कंप्लीट पिगमेंटेशन मतलब एब्सेंट हो जाता है। आइज को भी अफेक्ट करती है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। समझ में आ गया? ऑटो इम्यून की बात करें तो याद रखना, एक तो जेनेटिक डिसऑर्डर की बात है, ये भी जेनेटिक है, ये भी जेनेटिक है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, ये ऑटो इम्यून नहीं है। कौन सी? एल्बिनिज्म ऑटो इम्यून नहीं है, लेकिन ल्यूकोडर्मा ऑटो इम्यून है, ठीक है। तो ध्यान रखना इन 2 स्टेटमेंट्स को, ठीक है। ठीक है गाइस, तो हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये हो जाता है, 1 सेकेंड, ये हो जाता है कंप्लीट। और ऐसे ही हिंदी में भी सेम ही चीज़ें हैं लिख रखी हैं भाई। ल्यूसिज्म ये बिल्कुल किसी जानवर की त्वचा, पंख, तराजू या फर की रंजकता को तो प्रभावित करता है। क्या ये बोल रहे हैं ये कोई अनुवांशिक स्थिति नहीं है? नहीं, ये अनुवांशिक स्थिति है। और इसमें बोल रहे हैं रंग द्रव्य की पूर्ण अनुपस्थिति हो जाती है। नहीं, पूर्ण अनुपस्थिति नहीं होती है। जो पूर्ण अनुपस्थिति होती है वो एक एल्बिनिज्म नाम की बीमारी होती है, उसमें होती है, ठीक है। ल्यूसिज्म में नहीं होती है। इसमें कम पिगमेंटेशन हो जाता है, इसमें पिगमेंटेशन की जो अमाउंट है वो कम हो जाती है, ठीक है। कंप्लीट एब्सेंस नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें क्या बताना है? सही ही बताना है। तो केवल एक स्टेटमेंट इसमें हमारी क्या है? करेक्ट है, ठीक है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट हमें क्या बोल रहे हैं, बहुत सारी डिफेंस एक्सरसाइजेस दे रखी हैं, वो बताने हैं इंडिया और फ्रांस के बीच में कौन कौन सी होती हैं। इंडिया और फ्रांस के बीच में कौन कौन सी होती हैं, तो आपको याद ही होंगी वैसे तो। देखो 3 एक्सरसाइज होती है इंडिया और फ्रांस के बीच में, एक तो गरुड़, एक वरुण और एक है शक्ति। ठीक है, एक है गरुड़, एक वरुण, एक शक्ति, ये 3 एक्सरसाइज होती हैं। ठीक है, याद रखना, गरुड़, वरुण, शक्ति। ठीक है, इसमें से कौन कौन सी दे रखी है, वरुण दे रखी है। इंदिरा तो आप सभी को पता है इंडिया और रशिया के बीच में होती है, किसके बीच में, इंडिया और रशिया के बीच में होती है इंदिरा, इंडिया और रशिया, ऐसे याद रख सकते हो, IND से इंडिया, R से रशिया। ठीक है, गरुड़ शक्ति किसके बीच में होती है, देखो इसमें मैंने बताया गरुड़ अलग है। ठीक है, गरुड़ अलग है, ये एक वो क्या बोलते हैं, एयर एक्सरसाइज है। ठीक है, एयर एक्सरसाइज है। वरुण जो है ये नेवल एक्सरसाइज है। शक्ति जो है ये आर्मी की एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में। ठीक है, ये गरुड़ शक्ति किसके बीच में है, ये याद रखना है, ये गरुड़ शक्ति जो ये किसके बीच में, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, किसके बीच में, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में है ये हमारी गरुड़ शक्ति। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें ध्यान रखना, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में है ये गरुड़ शक्ति। ठीक है, तो इंडिया और फ्रांस के बीच में ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, केवल और केवल वरुण एक्सरसाइज रखिए जो इंडिया और फ्रांस के बीच में है। तो हमें बतानी है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो केवल एक स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो हमारी क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये भी क्वेश्चन पता चल गया होगा भाई। ठीक है, तो कौन सी भारत और फ्रांस के बीच में रक्षा अभ्यास कौन सा है, वरुण है। इंद्र जो है वो इंडिया और रशिया के बीच में है, इंडिया और रशिया के बीच में है ये। ठीक है, और गरुड़ शक्ति किसके बीच में है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें सही विकल्प बताने हैं तो केवल एक विकल्प सही है और 2 हमारे रॉन्ग है। ठीक है, मैंने बता दिए ये सारे। तो इंडिया और फ्रांस के बीच में मैंने बताई है 3 एक्सरसाइज होती है, एक तो गरुड़, एक वरुण और एक शक्ति। ठीक है, एक गरुड़, एक वरुण, एक शक्ति, ये आर्मी की एक्सरसाइज है, ये नेवल एक्सरसाइज है। जो भाई अपनी हिंदी देख लेना, ठीक है, मैं इंग्लिश में इतना ही आती मेरे को हिंदी। और फिर है गरुड़, गरुड़ जो है ये एयर एक्सरसाइज है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा किसके बारे में, 1 सेकेंड देख लेते हैं। रेड सी के बारे में हमसे बोल रखे हैं 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं रेड सी के बारे में। ठीक है, ये दे रखी है कि सबसे पहले ये एक इनलेट है इंडियन ओशन का, अफ्रीका और एशिया के बीच में। वन ऑफ द मोस्ट सलाइन बॉडी है वाटर की ग्लोबली। साउथ में ये बॉर्डर्ड है सिनाई पेनिनसुला से, गल्फ ऑफ एक्वाबा से और गल्फ ऑफ स्वेज से। और इसको रेड सी इसलिए बोला जाता है कि क्योंकि यहाँ का जो वाटर है वो टिपिकली रेड होता है कलर में। तो ये 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं। ऐसे ही आप वहाँ पे पोस्ट कर लेना। ये है हिंदी मीडियम वालों के लिए। लाल सागर के बारे में बताना है। लाल सागर अफ्रीका और एशिया के बीच में है। ये विश्व स्तर पर सबसे अधिक खारे जल निकायों में से एक है। दक्षिण में ये सिनाई प्रायद्वीप अक्वाबा की खाड़ी और स्वेज की खाड़ी से लगता है, मतलब साउथ में। और इससे लाल सागर कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसका पानी आमतौर पर लाल रंग का दिखाई देता है। तो इसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, देख लेते हैं भाई अपना आंसर। देखो रेड सी के बारे में हमसे बात हो रही है। आप सभी को पता है रेड सी जो है इंडियन ओशन का इनलेट है जो अफ्रीका और एशिया के बीच में है। ये स्टेटमेंट तो क्या है हमारी, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा सैलाइन वाटर बॉडी भी है ग्लोबली, ये भी बिल्कुल सही है। बोल रहे साउथ में ये सिनाई पेनिनसुला, गल्फ ऑफ एक्वाबा और गल्फ ऑफ स्वेज से सराउंडेड है। ठीक है, 1 सेकेंड। तो भाई ये देखो, ये आपको मैप दिख रहा होगा, ये मैप दिख रहा है आपको, ये मैप आपको दिख रहा है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा ये क्या है, पूरा रेड सी है यहाँ पे। ठीक है, कहाँ गई मैं, ठीक है, ये पूरा रेड सी है यहाँ पे। अगर ये यहाँ पे रेड सी है तो आपको दिख रहा होगा ये सिनाई पेनिनसुला तो नीचे है। ठीक है, 1 सेकेंड, अरे यार 1 मिनट रुको। ठीक है, ये सिनाई पेनिनसुला तो नीचे है, जहाँ पे ये क्या नाम लेते हैं, ये है जिबूती हो गया, सोमालिया हो गया, ये वाला रीजन हो गया नीचे वाला। ठीक है, तो ये लेकिन ये जो गल्फ ऑफ एक्वाबा है ना, ये ऊपर है। यहाँ पे सऊदी अरेबिया और इजिप्ट और ये जो जॉर्डन और ये इजराइल है ना, यहाँ के बीच में यहाँ पे एक गल्फ ऑफ एक्वाबा। और गल्फ ऑफ स्वेज ये कहाँ पे, नॉर्थ में है, रेड सी के नॉर्थ में है ये दोनों साउथ में नहीं है। ठीक है, तो हमें वही स्टेटमेंट देखनी है। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये देखो क्वेश्चन, अभी ये बोल रहे साउथ में जो है सिनाई पेनिनसुला भी है, गल्फ ऑफ एक्वाबा भी है और गल्फ ऑफ स्वेज भी है। नहीं, गल्फ ऑफ एक्वाबा और गल्फ ऑफ स्वेज ये कहाँ पे है, नॉर्थ में है। ये कहाँ पे है, नॉर्थ में है, ये साउथ में नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। अब 4th स्टेटमेंट हमें दे रखी है, इसको रेड सी इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ का पानी जो है वो रेड है। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये रेड सी रेड नहीं होता अपीयरेंस में। इसका रेड सी इसलिए नाम है क्योंकि यहाँ पे एक टाइप का साइनोबैक्टीरिया या फिर बोल सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी रहती है। उस ब्लू ग्रीन एल्गी का मतलब जो कलर है वो रेड है।
यहाँ पे एक ब्लू ग्रीन एल्गी रहती है, ऐसा माना जाता है। यहाँ पे एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसका नाम है ट्राइको, शायद आपने नाम भी सुनाओ, ट्राइकोडेस्मियम इराइथ्रियम, ठीक है। उसका रेड कलर है, इसलिए उसको मतलब रेड बोला जाता है। वो रेड कलर के अलग अलग ब्लूम्स वहाँ पे बनते हैं, इसीलिए मतलब रेड सी को रेड मतलब मेनली बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना। तो ये नहीं है कि वहाँ का रेड कलर है पानी का, ये स्टेटमेंट नहीं है। तो फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं और हमारी थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट वो क्या है, रॉन्ग है। इसी तरीके से हमारा इसमें भी यही है कि पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, अफ्रीका और एशिया के बीच में। अभी हमने देख लिया इधर अफ्रीका था, जैसे हम देख रहे थे कहाँ पे, ये देखो ये इधर अफ्रीका है और ये इधर क्या है, एशिया है, सेंट्रल एशिया, ठीक है। तो ये अफ्रीका है, ये एशिया, तो एशिया के बीच में हमारा ये क्या है, रेड सी है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, ये खारे पानी के जल निकायों में से एक है बिल्कुल, और बोल रहे हैं इसके दक्षिण में से, देखो सिनाई प्रायद्वीप तो दक्षिण में है, लेकिन अक्वाबा की खाड़ी और स्वेज की खाड़ी यहाँ पे नहीं है। इसे लाल सागर कहा जाता है क्योंकि आमतौर पर इसका रंग लाल दिखाई नहीं, इसका रंग लाल दिखाई नहीं देता। यहाँ पे एक ब्लू ग्रीन एलगी रहती है, उसका कलर रेड है, इसीलिए इसको वो कहते हैं। भाई ब्लू ग्रीन एलगी को देख लेना हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है, इसलिए उसको बोला जाता है। तो थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें बताना है करेक्ट कौन सी है। तो दो स्टेटमेंट करेक्ट है और थर्ड एंड फोर्थ हमारी क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहे हैं रेड सी को कौन सी कंट्री बॉर्डर करती हैं। देखो अभी हमने देखा था, ठीक है, अभी आपने मैप देखा होगा, शायद आपने अच्छे से भी देख लिया होगा कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो रेड सी को सराउंड करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा सऊदी अरेबिया भी करती है, यमन भी करती है, इरिट्रिया भी करती है, जिबूती भी करती है, तो सारी ही करती हैं, ठीक है। ऐसे ही हिंदी में भी शायद इसे देखने की क्वेश्चन आपकी जरूरत ही नहीं होगी। बोल रहे हैं लाल सागर की सीमा में लगे देश कौन से हैं, सऊदी अरब, यमन, इरिट्रिया, जिबूती, ठीक है, सारे ही सही हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी, ठीक है। ये तो शायद आपने देख भी लिया। ये देखो कौन कौन सी कंट्री हैं, देखो यमन, सऊदी अरेबिया, ठीक है। इधर रेड सी में अगर हम गल्फ ऑफ एक्वाबा को भी मानते हैं तो यहाँ पे जॉर्डन, ठीक है, इजराइल, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, जिबूती तक ही है, सोमालिया तो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो रेड सी से ये सारी कंट्रीज क्या है, सराउंडेड है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा किसके बारे में, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अभी G20 की मीटिंग में ये एक कॉरिडोर बनाने की बात हुई है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो सबसे पहले है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिससे कनेक्टिविटी क्रिएट करेंगे हम रेल और शिपिंग नेटवर्क से। USA और EU इसके पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं, और ये PGII का पार्ट है, बोल रहे हैं ये पार्ट है, पार्टनरशिप फॉर रेल एंड शिपिंग कॉरिडोर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का ये क्या है, पार्ट है, ये बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारा क्या है, इसमें दे रखा है नीचे हिंदी में भी, ठीक है, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEEEC के बारे में बताना है। ये जो है एक बुनियादी ढांचा विकास परियोजना है जिसमें रेल और शिपिंग नेटवर्क के माध्यम से कनेक्टिविटी बनाया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ इसमें भाग लेने वाले हैं, और ये रेल और शिपिंग कॉरिडोर ग्लोबल जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट PGII के लिए साझेदारी का हिस्सा है। तो हमें ये चीज़ बतानी है। तो हम देख लेते हैं भाई इसका आंसर क्या है। सबसे पहले ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तो बिल्कुल है जिसमें मेनली कनेक्टिविटी क्रिएट की जाएगी रेल और शिपिंग नेटवर्क से। तो स्टेटमेंट तो हमारी क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरी चीज़ बोल रहे हैं USA और EU पार्टिसिपेटिंग नेशन है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। USA, EU, ठीक है, इंडिया भी है, सऊदी अरेबिया भी है, इसमें कौन कौन है, सऊदी अरेबिया भी है, जर्मनी भी है, इटली भी है, फ्रांस भी है, ये सारी ही कंट्री इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है, ये सारी ही कंट्रीज में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज भी बहुत सारी हैं। फिर बोल रहे हैं कि ये PGII का पार्ट है, बिल्कुल। और हमने कल पढ़ा था PGII किसके लिए बनाया है, जो BRI बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव, सॉरी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है चाइना का, उसको उसके अगेंस्ट PGII बनाया गया है। किन कंट्रीज ने बनाया है, चलो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। क्या ये G7 कंट्रीज ने बनाया कि G20 कंट्रीज ने बनाया, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं देखूंगी भाई कौन यहाँ तक भी देख रहा है, ठीक है। तो जो ये PGII है ये किन कंट्रीज ने मिलकर बनाया है, G7 ने बनाया है कि G20 कंट्रीज ने बनाया है, ठीक है। तो आपका कल का पता चल जाएगा, कल का आपने अच्छे से देखा है कि नहीं देखा है, ठीक है। तो इसके बारे में तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, C, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी भाई देख लो, बिल्कुल ये बुनियादी ढांचा बनाने के लिए तैयार किया गया है। अमेरिका और यूरोपीय संघ इसमें भाग ले रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सारे भी भाग ले रहे हैं,
ठीक है। रेल ये पीजीआईआई का भी पार्ट है, ठीक है, ये पीजीआईआई का भी पार्ट है। और मैंने आपसे ये पूछा है कि भाई जो पीजीआईआई है ये G7 कंट्रीज ने चलाया है या G20 कंट्रीज ने चलाया है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है इसके बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट सही है, हमें बताना है कितनी स्टेटमेंट सही है। तीनों ही स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में क्या है, सही है, ठीक है। ये देखो, ये मेरे ख्याल से आपको मैप दिख रहा होगा, ठीक है। इस मैप में ये है इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। यहाँ पे इंडिया से जाके यहाँ मिडल ईस्ट में जाके, ठीक है, फिर मिडल ईस्ट में यूएई वगैरह जो सऊदी अरेबिया, यहाँ पे जाके रोड के थ्रू यहाँ पहुँचेंगे मेडिटेरेनियन तक, ठीक है। मेडिटेरेनियन से फिर इधर इटली में ग्रीस, इटली यहाँ तक पहुँचा जाएगा, ठीक है। तो मेनली यहाँ से यूरोप तक पहुँचा जाएगा। तो ये मेन चीज़ है। इसमें ना दो चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट है। एक तो बहुत सारे पोर्ट्स के जो नाम हैं, जैसे कि हाइफा पोर्ट कहाँ पे है, अल हदीदा कहाँ पे है, तो मैं इसका एक मैप करवाऊँगी आपको, ठीक है। ध्यान से करना वो मैप, इसके बारे में जितने भी जो पोर्ट्स हैं या फिर इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो न्यूज़ में ना, वो मैं अच्छे से करवाऊँगी आपको, ठीक है। वो एक अलग वीडियो लेके आऊँगी ताकि ये अच्छे से कवर हो जाए उसमें, ठीक है। तो ये है मेनली इंडिया, क्या था, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा स्टैटिक के बारे में बोल रहे हैं। स्पीकर जो है किन पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को चेयर नहीं करते हैं, पूछा है किन को चेयर नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमारा हिंदी में भी दे रखा है। बोल रहे हैं कि किस संसदीय समिति की अध्यक्षता अध्यक्ष नहीं करते हैं, ठीक है। अध्यक्ष नहीं करते हैं, नहीं पूछा है, ठीक है, कौन सी नहीं करते हैं। लोक लेखा समिति, व्यवसाय सलाहकार समिति, प्रकलन समिति, नियम समिति, सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति और सामान्य प्रयोजन समिति। देखो भाई, एक वो चीज़ आप याद रखना, ठीक है। क्या इंग्लिश में तो मैं बता दूंगी आपको, ठीक है, हिंदी में अपने बना लेना आप, ठीक है। जो स्पीकर है ना वो 3 कमेटीज़ को हेड करते हैं। कौन सी? एक तो जर्नल, एक बिजनेस, एक रूल्स, ठीक है, याद रखना, जर्नल, बिजनेस, रूल्स, ठीक है। 3 कमेटीज़ को स्पीकर हेड करते हैं। एक तो जर्नल पर्पस कमेटी, ठीक है। एक है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जर्नल, बिजनेस, और एक रूल्स जिसमें आएगा रूल्स कमेटी, ठीक है। इन 3 को हमारे जो स्पीकर हैं वो मतलब क्या करते हैं, हेड करते हैं। जर्नल, बिजनेस 2, 4 एंड 6, नीचे देख लेते हैं 2, 4 एंड 6। देखो, व्यवसाय सलाहकार समिति, एक तो है जर्नल, बिजनेस, रूल्स, ठीक है। तो इसमें आप सामान्य व्यवसाय नियम, कुछ ऐसा याद रख सकते हो, सामान्य व्यवसाय नियम को जो हेड करते हैं वो होते हैं अध्यक्ष, ठीक है। इसके अलावा ये 3 ही कमेटीज को हेड करते हैं स्पीकर, ठीक है, याद रखना, सामान्य, नियम, व्यवसाय, ठीक है, इन 3 कमेटीज को करते हैं। इसके अलावा जो बच गए उनको नहीं करते हैं। तो आंसर आप लगा देना, ठीक है। ये मैंने बता दिया, जर्नल, बिजनेस, रूल्स को स्पीकर हेड करते हैं, ठीक है। तो इनको हेड करते हैं। तो किसको हेड नहीं करते हैं? तो फर्स्ट 3 एंड 5 3 को हेड नहीं करते हैं। तो 6 दे रखी हैं, इसमें से 3 को हेड करते हैं, तो 3 को हेड नहीं करते होंगे। तो बोल रहे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, बोल, और पूछा हमसे क्या, कौन चेयर नहीं करते हैं, तो 3 नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर इसके बारे में क्या हो जाता है, ए, ठीक है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी है भाई, 3 को हेड करते हैं, मैंने बता दिया। तो फर्स्ट 3 एंड 5 को हेड नहीं करते हैं, ठीक है। तो हेड नहीं करते हैं, तो हमें बताना है कितनों को हेड नहीं करते हैं। तो केवल 3 को हेड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। हमसे बोल रखा है क्या पॉसिबल एक्शन है इलेक्शन कमीशन के जो वो ले सकते हैं कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट। सबसे पहले बोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन बार नहीं कर सकते कैंडिडेट्स और लीडर्स को कैंपेन करने से स्पेसिफिक पीरियड के लिए। दूसरे बोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन मॉनिटर करते हैं पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट को मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट में, और वो पोस्टपोन कर सकते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शंस को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन एब्रोगेट या एनुल नहीं कर सकते जो ऑलरेडी हेल्ड इलेक्शन है उनको, ठीक है। ऐसे ही हमसे हिंदी में भी दे रखा है भाई कि चुनाव आयोग उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के खिलाफ क्या संभावित कार्रवाई कर सकता है, ठीक है, ये हमें बताना है। ये 3 स्टेटमेंट आपको दे रखी हैं। चुनाव आयोग उम्मीदवारों या नेताओं को निर्दिष्टित अवधि के लिए प्रचार करने से नहीं रोक सकता। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा आदर्श आचार संहिता के पालन की निगरानी करता है। यह किसी भी निर्वाचन में चुनाव स्थगित कर सकता है, पहले से अधिसूचित चुनाव को रद्द कर सकता है, लेकिन पहले से ही हो चुके चुनाव को निरस्त या रद्द नहीं कर सकता, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई इसका आंसर। देखो,
सबसे पहले क्या पॉसिबल एक्शन है जो इलेक्शन कमीशन कर सकते हैं। सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि वो कैंडिडेट्स को बार नहीं कर सकते, लीडर्स को बार नहीं कर सकते कैंपेन करने से। क्यों भाई, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत दे रखी है कि वो बार नहीं कर सकते कैंडिडेट्स या लीडर्स को कैंपेन करने से किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए। नहीं भाई, कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है इलेक्शन जो कमीशन है वो बार नहीं कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहे हैं वो मॉनिटर करते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट जो है वो एडियर कर रहे हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से या नहीं। बिल्कुल भाई, वो तो ये तो इनका मेन काम है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कौन एडियर कर रहा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को, कौन नहीं, बिल्कुल चेक करते हैं। थर्ड बोल रहे हैं वो पोस्टपोन कर सकते हैं इलेक्शन को, कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन पहले हो चुके इलेक्शन को एब्रोगेट नहीं कर सकते। नहीं भाई, वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो उसको एब्रोगेट नहीं कर सकते, उसको भी एब्रोगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग है। तो हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट तो केवल और केवल हमारी इसमें एक ही स्टेटमेंट है, ठीक है, वो है सेकंड वाली स्टेटमेंट। ऐसे ही इसमें भी है भाई, ये बोल रहे हैं चुनाव आयोग उम्मीदवारों या नेताओं को निश्चित अवधि के प्रचार करने से नहीं रोक सकता। नहीं भाई, रोक सकता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। आचार संहिता का पालन की निगरानी करता है, बिल्कुल भी करता है। और ये बोल रहे हैं पहले से हो चुके चुनाव को निरस्त या रद्द नहीं कर सकता। नहीं, उसको भी निरस्त या रद्द कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग दे रखी है, ठीक है। हमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो सही तो केवल एक ही है इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है विप के बारे में। पहले बोल रहे हैं ऑफिस हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय रूल्स इन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। और सेकंड बोल रहे हैं ओनली द रूलिंग पार्टी इज अलाउड टू हैव अ विप इन द ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ऐसे ही सेकंड में भी दे रखा है कार्यालय विप के बारे में बताना है। कार्यालय संसद के प्रत्येक सदन में कार्य नियमों द्वारा स्थापित किया गया है, और संसद के प्रत्येक सदन में केवल सत्तारूढ़ दल को विप रखने की अनुमति है, ठीक है। तो इसका आप वो पोज करके आंसर लगा लेना। तो सबसे पहले जो ऑफिस है बोल रहे हैं वो रूल्स ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग एस्टेब्लिश किया गया है। तो याद रखना ये किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग एस्टेब्लिश नहीं किया गया है, ना तो ये हमारे कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, ना रूल्स में कहीं पे दिया गया है, बिल्कुल भी नहीं। ये कन्वेंशंस के थ्रू मतलब बना है विप, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल रॉन्ग हमें दे रखी है कि भाई ये जो है ये रूल्स के हिसाब से मेनली ये विप जो है वो बना है, ठीक है, ठीक है। तो ना रूल्स में दे रखा है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, कहीं पे नहीं दे रखा है, कन्वेंशंस के थ्रू बना है। भाई मेरे को हिंदी में नहीं पता कन्वेंशंस को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो अपना आप देख लेना कन्वेंशंस को क्या बोलते हैं, ठीक है। सेकंड बोल रहे हैं ओनली द रूलिंग पार्टी इज अलाउड टू हैव अ विप इन ईच हाउस ऑफ। नहीं, अपोजिशन पार्टी भी विप रख सकती है, ऐसा नहीं है केवल रूलिंग पार्टी रख सकती है। तो हमें बतानी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। दिख रही होंगी आपको, दोनों ही इनकरेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, सी, ठीक है, दोनों ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे कार्यालय संसद के प्रत्येक सदन में कार्य नियमों, क्या है ये, कार्यालय संसद विप के बारे में बताना है। कार्यालय संसद के प्रत्येक सदन में कार्य नियमों द्वारा स्थापित किया गया। नहीं, कार्य रूल्स के द्वारा नहीं किया गया भाई, इसको कन्वेंशंस के थ्रू किया गया। आप कन्वेंशंस देख लेना हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। दूसरा बोले संसद के प्रत्येक सदन में केवल सत्तारूढ़ दल को ही विप रखने की। नहीं, अपोजिशन को भी मतलब जो सत्ता में नहीं है उस दल को भी विप रखने की अनुमति है, ऐसा नहीं है। केवल और केवल जो रूलिंग पार्टी है वही रख सकती है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमें बताना है कौन से कथन गलत हैं, गलत बताने हैं। तो गलत तो दोनों ही है, पहला कथन भी गलत है, दूसरा भी गलत है, ठीक है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, हमें बताना है पार्लियामेंट्री कमेटी के फंक्शंस के बारे में। पार्लियामेंट्री कमेटीज के क्या क्या फंक्शन है बोल रहे हैं। ये मिनिस्ट्रियल जो बजट है और जो डिमांड ऑफ फॉर ग्रांट्स है उसको कंसिडर करते हैं, बिल्स को रेफर करते हैं, मतलब एग्जामिन करते हैं उन बिल्स को। जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा उनको रेफर करते हैं। तीसरे बोल रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के व्यू को देखते हैं। ये कोई किसी भी प्रपोज्ड जो भी प्रपोज्ड बिल होता है उस पर पॉलिटिकल पार्टीज के क्या व्यूज हैं, ठीक है, उनको देखते हैं थ्रू पार्टी विप। तो हमें बताने कौन से स्टेटमेंट इसमें से क्या है करेक्ट है, ठीक है। हमें क्या बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। ऐसे ही हमें सेम हिंदी में भी दे रखा है निम्नलिखित में से कौन से संसदीय समितियों के कार्य हैं, ठीक है, इसके कार्य बताने हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं मंत्री स्तरीय बजट की जांच कर और अनुदान की मांगों पर विचार करते हैं ये। दूसरी चीज, राज्यसभा के सभापति या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा संदर्भित विधेयकों की जांच करें और पार्टी विप के माध्यम से प्रस्तावित विधेयक पर किसी राजनीतिक दल के विचारों का प्रयोग करें। तो उसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले बोल रहे हैं क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले बजट बोल रहे हैं एग्जामिन मिनिस्ट्रियल बजट एंड कंसिडर डिमांड फॉर ग्रांट्स। बिल्कुल, मिनिस्ट्रियल बजट को भी देखते हैं, डिमांड ऑफ ग्रांट को भी कंसिडर करते हैं।
जो भी उनको रेफर किए जाते हैं चेयरमैन और स्पीकर के द्वारा, जो बिल्स उनको भी एग्जामिन करते हैं। तीसरे बोल रहे हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो व्यूज़ हैं उनको एग्जामिन करते हैं, ये नहीं करते भाई। ये आपने कहाँ पे सुना कि किस पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्या व्यूज़ हैं, ये थोड़ी ना चेक करेंगे वो। ठीक है, जो भी पार्लियामेंट्री कमेटी होंगी वो थोड़ी ना चेक करेंगी। तो थर्ड स्टेटमेंट होगा, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमें करेक्ट बतानी है, तो 2 स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। ठीक है, इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि बजट की जांच भी करते हैं, अनुदानों की मांग पर भी विचार करते हैं, और जो भी राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, जो भी उनको विधेयक देते हैं उनकी जांच करते हैं। कोई भी राजनीतिक दल के क्या विचार हैं किसी प्रस्तावित विधेयक पर, ये बिल्कुल भी चेक नहीं करते हैं ये। ठीक है, तो हमें सही बताने तो 2 सही हैं, और हमारा जो एक स्टेटमेंट है वो क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा, किसके बारे में हमें बताना, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। फर्स्ट लोकसभा बोल रहे हैं कि फर्स्ट रिपब्लिक डे के शाम को ही मतलब मिली थी, और दूसरे बोल रहे हैं इंडिया ब्रिटिश डोमिनियन सीज हो गया था इमिडिएटली जैसे ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया। तो हमें बतानी है इसमें से क्या करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ऐसे ही हमें हिंदी में भी दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रथम लोकसभा की बैठक पहले गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हुई, और संविधान लागू होने के तुरंत बाद भारत ब्रिटिश प्रभुत्व समाप्त हो गया, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व समाप्त हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट देखो, बोल रहे हैं पहली लोकसभा जो है फर्स्ट रिपब्लिक डे की ईव पे मिली थी, बिल्कुल भी नहीं। पहला देखो, सबसे पहले हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को, और उसके बाद हमारे फर्स्ट इलेक्शन हुए 1951 में, और उसके बाद हमारी लोकसभा मीट हुई 1952 में। ठीक है, तो याद रखना 1952 में अंडर जीवी मावलंकर हमारी फर्स्ट लोकसभा मेट की थी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है कि फर्स्ट लोकसभा जो है वो फर्स्ट रिपब्लिक डे पे की शाम को ही मिली थी, बिल्कुल भी नहीं मिली थी। ठीक है, सेकंड बोल रहे हैं इंडिया सीज टू बी ब्रिटिश डोमिनियन इमीडिएटली पोस्ट इनेक्ट। देखो 1947 से मतलब पहले तो ब्रिटिश रूल ही था, 1947 के बाद हम इंडिपेंडेंस हो गए 15 अगस्त 1947 के, और हम क्या बन गए, ब्रिटिश डोमिनियन बन गए, ब्रिटिश डोमिनियन बन गए। मतलब मेजरली हमारे ऊपर रूल कौन कर रहे थे, ब्रिटिश डोमिनियन, क्योंकि उस टाइम पे हमारा कोई कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह नहीं था। एक नॉमिनेटेड और पार्शली नॉमिनेटेड हमारी एक लोकसभा टाइप थी जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला जाता था, वो उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करती है। जब 1950 में हमारा टोटल कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हो गया और हमने इनेक्ट कर लिया, तो उसके बाद हम ब्रिटिश डोमिनियन हमारा खत्म हो गया और इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट नेशन हो गया, वो किसी के डोमिनियन के अंडर नहीं रहा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जिस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया उसके तुरंत बाद हम ब्रिटिश डोमिनियन सीज हो गए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दे रखी है, और हमें आंसर में बताने करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो करेक्ट तो केवल और केवल सेकंड स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट नहीं है। इसी तरीके से हिंदी में भी सेम बात है, प्रथम लोकसभा जो है वो पहले गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर नहीं मिली थी। कब मिली थी, 1952 में मिली थी। ठीक है, जीवी मावलंकर के अंडर, और बोल रहे संविधान लागू होने के तुरंत बाद भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व समाप्त हो गया, बिल्कुल भी हो गया। ठीक है, 1947 में हम आज़ाद तो हुए, लेकिन हम किसके अंदर आ गए, ब्रिटिश प्रभुत्व के अंदर आ गए। ठीक है, जो भी प्रभुत्व हिंदी में लिख लो भाई। ठीक है, फिर 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ और उसके बाद हम टोटली आज़ाद हो गए, कोई ब्रिटिश प्रभुत्व हमारे ऊपर नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड वाली तो हमें बताना कौन सा कथन सही है, सही तो केवल और केवल सेकंड वाला है। ठीक है, केवल सेकंड वाला करेक्ट है, फर्स्ट वाला हमारा क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो इसी नोट पे आज के हमारे टोटल 10 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना। ठीक है, और आपके कितने मार्क्स बने आज के 10 में से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, बहुत कम बच्चे करने लग गए यार, अब क्या डेली बेसिस पे नहीं करना है क्या आपको, पता नहीं यार, करते नहीं हो यार। मतलब डेली बेसिस पे पढ़ो भाई, तभी आपका कहीं ना कहीं लास्ट में जाके कुछ हो पाएगा, नहीं तो रह जाओगे भाई नेक्स्ट बार। ठीक है, प्रीलिम्स देख रहे हो किस टाइप का आ रहा है, सो जितने क्वेश्चन करवाएं उतने क्वेश्चन करते जाओ। ठीक है, मतलब ऐसा मत देखो 5 मिनट लगते हैं क्वेश्चन करने में, दिया ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, 24 घंटे में से आप 10 मिनट के लिए 10 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो यार, क्या हो। तो डेली बेसिस पे करो भाई इनको, और क्या है ना, डेली बेसिस पे आप करोगे ना, 10 क्वेश्चन कर रहे हो, आपको कम से कम 5 क्वेश्चन याद रहेंगे डेली बेसिस के। लेकिन ऐसा करोगे ना, बहुत सारे बच्चे, मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, हफ्ते का एक दिन करते हैं। मैं बता रही हूँ आपको, हफ्ते में मान लो कि आपने 70 क्वेश्चन पढ़ लिए, एक दिन में 70 क्वेश्चन पढ़ लिए, मैं आपको बता रही हूँ कम से ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 से 20 क्वेश्चन ही याद रह पाएंगे। ठीक है, मैं अभी भी बता रही हूँ आपको 10 से 20 ही क्वेश्चन याद रहेंगे। डेली बेसिस पे करो ताकि आपको एक आदत बनी रहे, एक डिसिप्लिन बना रहे। ठीक है, हफ्ते में मत करो, 15 दिन में मत करो कि सारे मैं तो एक दिन निकालूंगा और सारी वीडियोस लेके बैठ जाऊंगा और उस दिन करूंगा सब कुछ, ऐसा मत करो भाई, डेली बेसिस पे करो ये। ठीक है, तो मैं आपके फ़ायदे के लिए ही बोल रही हूँ, मेरे को कोई मतलब ये नहीं है कि भाई आप मेरे को बहुत कुछ दे दोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो, या मैं डेली बेसिस पे नहीं भाई,
अब मैं आपके लिए बोल रही हूँ, डेली बेसिस पे करो, ऐसे मत करो। और बस यही बोलना चाहूँगी मैं आपको, पढ़ते रहो भाई, पढ़ते रहो, ठीक है। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।